हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने रितेश सर क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये मास्टर वीडियो स्टूडेंट्स मतलब कि इसमें जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो 0 to मतलब 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, किसी भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं। ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी जो है सो एमडीसी आप लोग का आएगा। ठीक है, एमडीसी के लिए वीडियो आएंगे, फिर आपका माइनर के लिए आएगा, मेजर के लिए आएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए सेक थ्री आज की इस वीडियो में बताने वाले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिनका जिनका भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लेने का विचार है वो सारे ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान टाइप का है और ये सिर्फ मतलब कि ये जो ये जो पीडीएफ है ना, ये आप लोग के लिए मतलब ये यूट्यूब चैनल वालों के लिए। ठीक है, प्राइवेट क्लासेज के लिए एक इसके साथ एक स्पेशल भी पीडीएफ वहाँ सेंड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है कि सर आप लोग दोनों जगह एक ही पीडीएफ को दे दिए, इस तरह नहीं है। ठीक है, और आप लोग ज्वाइन कीजिए, जो जो प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन नहीं किया, वहाँ डेली बेसिस पर आप लोग को क्लास लिए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण आप लोग को याद हो जाता है, पूरा तरह से मतलब रटा जाता है, एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए और 6 महीने मतलब आप लोग पढ़ सकते हैं। और फीस क्या लगेगा 499, और सारा सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, मतलब मेजर का ही सिर्फ नहीं, सारा माइनर हो गया, एसी हो गया, एमडीसी हो गया, सेक हो गया, सारा टोटल 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 6 महीने के लिए आप लोग को एक ही बार फीस पे करना है 499, और आप लोगों को बढ़िया से नोट्स वगैरह सारा मिलेंगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, गूगल मीट भी डेली होता है मॉर्निंग में, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिल चुके हैं, बहुत सारे नहीं भी मिले हैं, तो उनका भी मिलेगा। जिस तरह से मतलब उनका होते जाएगा उस तरह से आप उनको मिलते जाएगा। देखिए सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। अगर आप लोग प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू जॉइन योर ग्रुप सर, इस तरह से मतलब कर सकते हैं, या फिर आपके ग्रुप में हमको ज्वाइन होना है सर, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस का बात पहले करते हैं। इसमें टोटल पढ़ने आप लोग को 5 पॉइंट है। ठीक है, 5 पॉइंट पढ़ने हैं। क्या क्या पॉइंट है इसको पहले समझेंगे। पारस्परिक कौशल, पारस्परिक कौशल कहने का मतलब एक दूसरे के बीच जो होता है स्किल, उसको। ठीक है, अब देखिए स्व विकास कौशल, मतलब स्व विकास कौशल कहने का मतलब खुद में, मतलब कि खुद ही, स्व मतलब स्वयं, स्व मतलब क्या होता है स्वयं, स्वयं ही विकास करना है कौन कौन से कौशल को। ठीक है, व्यक्तित्व जो है सो कोई दूसरा नहीं ना आपके अंदर विकास कर देगा, खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्व विकास कौशल है। अब देखिए नकारात्मकता से निपटना, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उससे निपटना हम लोग को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा किया यूनिवर्सिटी कि हम लोग के बीच में ये चीज़ दिया है। ठीक है, अब देखिए आलोचनात्मक सोच और मानव संसाधन, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि आलोचनात्मक सोच होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम आज इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और मानव संसाधन, मानव एक बहुत बड़ी संसाधन है। ठीक है, हम लोग सारे चीज़ का महत्व तो जान जाते हैं, लेकिन खुद का महत्व जानना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको जानना जरूरी है। अब देखिए लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लक्ष्य निर्धारण मतलब कि आप लोग को जाना है, कहीं जाना है और कहाँ जाना है वो ही नहीं पता है, तो आप लोग चलते रह जाएंगे जीवन भर, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग को जाना कहाँ था। ठीक है, आप लोग बिना लक्ष्य का कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं जीवन में, ये तो गारंटेड है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे। जैसे पारस्परिक कौशल हो गया, तो इसमें संचार, संचार कहने का मतलब मोबाइल वाला संचार नहीं। ठीक है, संचार कहने का मतलब कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बोल चाल। ठीक है, बोल चाल, इसकी अवधारणाएं, कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं बोल चाल में, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि प्रभावशाली बातचीत कैसे कर सकते हैं आप किसी से, कि मतलब आप एक बार बोलें और उनको वो चीज़ मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब प्रभावशाली संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। सफल साक्षात्कार के लिए कौशल, यानी कि इंटरव्यू आपको देना है और एक सक्सेसफुल तरीके से देना है, तो किस प्रकार से देंगे, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ये सारा कुछ। ठीक है, अब देखिए नेतृत्व, नेतृत्व कहने का मतलब है लीडरशिप, मतलब कि फ्रेंड्स आप किसी काम को किस प्रकार से नेतृत्वपूर्ण तरीके से आप लोग उसको निभा सकते हैं, मतलब कि हम आपको एक काम दिए और आप उसको किस प्रकार से मतलब कर सकते हैं, वो कार्य करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है।
मान लीजिए आपको कोई टीचर रखेगा, ठीक है, आपको कंट्रोल करने का मतलब है ही नहीं योग्यता, तो आपको क्यों कोई टीचर रखेगा? रखेगा नहीं रखेगा। आपको नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए ना, उस पर मतलब कि हावी नहीं होने देना है उसको, ठीक है, कंट्रोल करना है इस तरह से। अब देखिए आगे क्या है, सुन स्व विकास कौशल में क्या क्या विकास करने पड़ेंगे, तो व्यक्तित्व का परिचय, अपना व्यक्तित्व का परिचय देना है पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, ठीक है, कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ये सब क्या किए हैं, इन्हीं का तो व्यक्तित्व अभी हम लोग जानते हैं, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकार, किस किस प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो है व्यक्तित्व का पता लगाना, हम लोग किसी के व्यक्तित्व का कैसे पता लगा सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ठीक है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पता ही नहीं रहेगा कि आप लोग, आपके अंदर है जान या फिर नहीं है, मतलब लगेगा कि मरा हुआ जैसा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नकारात्मकता से निपटना, मतलब कि बहुत सारे टेंशन हो गए हैं आप लोग को कि सर मैथ भी दे दिया है सर, और इंग्लिश भी दे दिया है सर, अब कैसे हम परीक्षा पास करेंगे सर, हिंदी का स्टूडेंट है, तो उनको जिस तरह का टेंशन होता है ना, उसी को कहते हैं नकारात्मकता से निपटना, मतलब उन्हीं को ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए नकारात्मकता से निपटने के लिए क्या है, कार्य जीवन संतुलन। सबसे पहले तो आप लोग जितने भी कार्य हैं आप लोग के जीवन के, वो सारा संतुलन बनाए रखने होंगे ना। संतुलन नहीं बनाए रखेंगे तो फिर कैसे आप लोग का होगा, मतलब मैनेज करना है, ठीक है, अपने कामों को, जैसे कि कौन से काम किस टाइम में करने हैं, इस तरह के टाइम टेबल बनाने हैं, तो आप लोग को सारा काम हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगा। अब देखिए तनाव प्रबंधन, मतलब कि जो तनाव होता है स्टूडेंट्स से आप लोग को टेंशन होता है, उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर असफलताओं और अवसाद से निपटना। असफलताओं से कैसे निपट सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स असफलता तो मिलता ही रहता है, ठीक है, और लोग असफलता से ही सीखते हैं, और असफलता से जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असफलता भी ज़रूरी होती है कभी कभी जीवन में। हम तो टॉपर स्टूडेंट को फेल करते हुए देखे हैं, और फेल स्टूडेंट को टॉप करते हुए देखे हैं। इसी कारण से जो सफल हो जाते हैं वो सब अपने आप को ओवर स्मार्ट मतलब समझ लेते हैं कि हाँ, अब तो हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब मतलब नहीं भी पढ़ेंगे तो परीक्षा में टॉप ही करेंगे। ये धारणा बैठ जाता है जो कि बहुत गलत है, उसको डुबो देता है, ठीक है। और जो असफल होते हैं कि हम फेल हो चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर फेल करेंगे, इसीलिए वो इतना ज़्यादा मेहनत करता है कि वो टॉप कर जाता है। तो यही है स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं नकारात्मकता से निपटना। अब देखिए आलोचनात्मक सोच और मानव संसाधन क्या है, तार्किक भ्रांतियाँ, कुछ कुछ भ्रांतियाँ आप लोग के मन में रहती हैं, ठीक है, तो उनको तार्किक तरीके से सोचना है। अब देखिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कुछ पूर्वाग्रह भी है पहले से ही, ठीक है, तो उस पूर्वाग्रह से निपटना भी तो जरूरी है ना। अब देखिए मानसिक मॉडल, किस प्रकार के मानसिक मॉडल होते हैं। अब देखिए आलोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच किस प्रकार के हो सकते हैं, मूल्यांकन और सुधार, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हाँ ये अच्छा था, ये खराब था, और उसका सुधार कैसे करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा, तो लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है, किसके लिए होता है, और क्यों ज़रूरी होता है, ये सारा कुछ। अब देखिए लक्ष्य निर्धारण का महत्व, लक्ष्य निर्धारण अगर नहीं किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है। लक्ष्य के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं लक्ष्य के, फिर समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इफ़ यू रेस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रेस्पेक्ट यू। एक कहावत नहीं सुने आप लोग कि अगर आप समय का सम्मान करेंगे तो आपका भी एक दिन समय जरूर सम्मान करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम चैप्टर वाइज बांट दिए हैं, ठीक है, 5 चैप्टर में बांट दिए हैं। पारस्परिक कौशल, स्व-विकास कौशल, नकारात्मकता से निपटना, आलोचनात्मक सोच और मानव संसाधन, और 5वां लक्ष्य निर्धारण। तो अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। इसमें जो पहला चैप्टर है, हो सकता है स्टूडेंट्स ये मतलब कि आधा घंटा या फिर आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो बन जाए, ठीक है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है,
क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा, नहीं देखिएगा तो आप लोग पास कैसे कीजिएगा, टॉप भी तो करना है आप लोग को। बहुत सारे लोग फेल कर दिए अब इस बार, हमको बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, हम रोक नहीं ना सकते हैं किसी को। तो आप लोग स्टूडेंट्स देखिए, ठीक है, नहीं देखिएगा तो आप लोग का ही नुकसान होगा। अब देखिए अध्याय 1 में क्या पढ़ना है, पारस्परिक कौशल। इसमें कौन कौन से चीज़ें ध्यान देनी होंगी, संचार अवधारणा और विशेषताएं, प्रभावी संचार, सफल साक्षात्कार के लिए कौशल, नेतृत्व। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स ये सही भी है या फिर यहाँ मतलब कि दिया हुआ है कि नहीं। हाँ, दिया हुआ है, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पारस्परिक कौशल क्या है। पारस्परिक संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों भावनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान है। इसमें पारस्परिक संचार के मौखिक और अशाब्दिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। क्या होता है फ्रेंड्स, एक दूसरे अपने मतलब हम आपके पास अपना विचार प्रकट किए, आप हमारे पास विचार प्रकट किए, तो इसी जो भावना है इसी को पारस्परिक संचार कहते हैं। पारस्परिक मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। अब उस बातचीत करना, बहुत सारे लोग बातचीत करना ही नहीं जानते हैं, लड़ने लगते हैं, ठीक है, कि तुम जो है सो ऐसा है वैसा है, उस तरह से मतलब नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या है, कार्यस्थल में मजबूत पारस्परिक कौशल सफलता का एक प्रमुख संकेतक है। देखिए क्या है, कार्यस्थल में मजबूत पारस्परिक कौशल सफलता एक प्रमुख संकेतक है। कहने का मतलब ये है कि आप जब जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्क प्लेस जो आपका है वहाँ पर अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं दिखाते हैं तो आपका सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स मजबूत पारस्परिक कौशल ही आपको सफलता दिलाता है, वही एक प्रमुख संकेतक है, ठीक है। दूसरी ओर पारस्परिक कौशल की कमी से सहकर्मियों या प्रबंधन के साथ गलत संचार या गलतफहमी हो सकती है, जो अधिक महत्वपूर्ण संघर्षों में भी बढ़ सकती है। क्या होता है फ्रेंड्स, पारस्परिक कौशल अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो अब किसी भी सहकर्मी से गलत बात बोलेंगे और उस गलत बात की वजह से गलतफहमी हो सकती है और ये संघर्ष आगे बढ़ता जाएगा और अंत में आपका जो नौकरी आप जहाँ कर रहे हो वो नौकरी भी आपका छूट जाएगा, ठीक है, अगर आप बातचीत करना नहीं जानते हैं तो। ये मतलब आपका इसका कहने का मतलब है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्या है, अपने पारस्परिक कौशल में सुधार करने से आपको एक अधिक सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आप अच्छा बातचीत करना जानते हैं ना, अगर आप अच्छा बातचीत करना जानते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप मान लीजिए सिपाही ही हैं, ठीक है, मतलब चौकीदार ही है, किसी के घर के जो गार्ड नहीं होता वो ही है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है ना, आपको जो है सो वहाँ जो हाईएस्ट लेवल का जॉब है ना वो मिलेगा आपको, ठीक है। किससे? कम्युनिकेशन स्किल से, इतना पावर है आपकी बातचीत करने में, ठीक है। अब देखिए प्रभावी ढंग से काम करने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी रिश्ते की मरम्मत और अपने सर्वोत्तम कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और ऊर्जा खाली कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अगर गलत मतलब देखते हैं फिर से इसको, ठीक है। प्रभावी ढंग से काम करने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी रिश्ते की मरम्मत और अपने सर्वोत्तम कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और ऊर्जा खाली कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप लोग अच्छा बात करना जानते हैं ना तो बहुत सारे आप लोग को काम करने को मिलता है और मतलब कि वो जो है सो मतलब आप लोग को जो है सो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब अब देखिए इसका महत्व क्या है। पारस्परिक संचार एक मूल्यवान सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल कहने का मतलब अंदर वाला स्किल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता है, ठीक है। जिसकी कई नौकरी विवरणों में आवश्यकता होती है। मजबूत पारस्परिक संचार कौशल वाले लोग अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए अधिक सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। मतलब आप जान तो रहे हैं लेकिन बोलना ही नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। पारस्परिक संचार भी टीम के खिलाड़ी या समूह के नेता होने का एक अनिवार्य हिस्सा है जो गुण भर्ती करता चाहते हैं। देखिए जो खिलाड़ी किसी को या फिर नेता मान लीजिए, नेता किसको बनाया जाएगा, जो अच्छा बातचीत करना जानता है, जिसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर में है, उन्हीं को ना बनाया जाएगा या फिर आपको बनाया जाएगा। आप तो मतलब आप लोग मतलब अगर अच्छा है तो आप लोग को बनाया जा सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी बन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि वो बातचीत करना नहीं जानते हैं तो उनको कैसे बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपके पास मौजूद पारस्परिक संचार कौशल है तो आप स्पष्ट रूप से अपने इरादे और विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों को समृद्ध कर सकते हैं। आप जिस भी पेशे में, पैसे कहने का मतलब जिस भी नौकरी वगैरह में हैं आपको और मजबूती मिलेगा उसमें, ठीक है।
अब देखिए पारस्परिक कौशल के उदाहरण प्रस्तुतियाँ हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गया, बैठक हो गया, ईमेल और पाठ हो गया, सांकेतिक भाषा हो गया। बहुत सारे क्या होता है प्रस्तुतियाँ कहने का मतलब कहीं भी आप कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, फ़ोन कॉल्स मतलब यानी कि फ़ोन में आप किस प्रकार की बातचीत करते हैं। बैठक मतलब किसी बैठक में आप किस प्रकार की बातचीत करते हैं। ईमेल और पाठ मतलब ईमेल के माध्यम से आप किस प्रकार से बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं, ठीक है। सांकेतिक भाषा मतलब आप हाथों से या मुँह से या आँखों से किस प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, उसको। अब देखिए प्रस्तुतियों को देखेंगे सबसे पहले रेफरेंस, ठीक है। प्रस्तुतियाँ क्या होती हैं? प्रस्तुतियों में आमतौर पर पारस्परिक संचार के सभी प्रकार शामिल होते हैं। उच्च पारस्परिक कौशल वाले वक्ता के पास मजबूत मौखिक संचार कौशल होना चाहिए। जो बोल रहा है प्रोग्राम में, उसके पास मौखिक संचार बढ़िया होना ही चाहिए ना, नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। प्रभावी इशारों और अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए। लिखित पाठ और अन्य दृश्य सहायता का संदर्भ लेना चाहिए और समझना चाहिए कि दर्शक कैसा महसूस करते हैं और संदेश प्राप्त करते हैं। ये सभी उनके उच्च पारस्परिक कौशल में योगदान करते हैं, ठीक है। तो आगे वाला क्या समझ रहा है, क्या देख रहा है, इसको भी तो समझना ज़रूरी है ना, नहीं तो कैसे होगा। देखिए पारस्परिक कौशल के उदाहरण फ़ोन कॉल और टेक्स्ट। तो देखिए हाँ, लोग अभी भी संचार करने के लिए अपने स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जब आधुनिक तकनीक के माध्यम से संचार लगभग अनिवार्य है। लोग हर जगह टेक्स्टिंग, ईमेल, ब्लॉगिंग और ट्वीट कर रहे हैं। दूसरों के साथ संवाद करने के लिए किसी को फ़ोन या इंटरनेट का उपयोग करते हुए देखे बिना कहीं जाना आसान नहीं है। क्या आप अपने ट्विटर, फेसबुक या संदेशों की जाँच किए बिना एक सप्ताह बिताने की कल्पना कर सकते हैं? हम खो गए होंगे। नहीं बिता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फ़ोन अगर आप लोग को नहीं दिया जाएगा तो आप लोग क्या 1 सप्ताह बिता पाएँगे बढ़िया से? नहीं बिता पाएँगे। आप लोग को आदत लग गया है, ठीक है? इसीलिए। अब देखिए पारस्परिक कौशल के उदाहरण, बैठक जो है सो पारस्परिक कौशल के ही उदाहरण है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए एक सामान्य व्यावसायिक पेशेवर का दिन बैठकों में व्यतीत होता है। बैठकें एक संगठनात्मक उपकरण है जो हमें मौखिक रूप से विचारों को विकसित करने और साझा करने की अनुमति देती है। बैठकों जैसे पारस्परिक कौशल की कमी कार्यस्थल में अभूतपूर्व समाधान पेश करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकती है। अगर हम बोलना नहीं जानते तो बहुत सारी समस्या में उलझ के रह जाएँगे और समस्या का समाधान हम लोग खोज नहीं पाएँगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्यस्थल में अभूतपूर्व समाधान पेश करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। अगर हम लोग बोलना नहीं जानते तो वो हमारा क्षमता को सीमित कर सकता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या मीटिंग चलाने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। किसी मीटिंग को चलाने के लिए या बैठक को चलाने के लिए जो है सो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए पारस्परिक कौशल के उदाहरण ईमेल से हम लोग किस प्रकार के पारस्परिक कौशल डेवलप कर सकते हैं। कार्यस्थल में पारस्परिक कौशल का एक विशिष्ट उदाहरण ईमेल लिखना है। आज के बढ़ते ऑनलाइन उपयोग में यह पारस्परिक संचार का एक सामान्य रूप है। दुर्भाग्य से हम हमेशा बारीकियों और लहजे को संप्रेषित नहीं कर पाते हैं, जिससे गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। परिणाम स्वरूप आपको लिखित संचार में कुशल होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है ईमेल के माध्यम से बहुत सारे हम लोग के लिए तो स्पॉन्सरशिप आते हैं तो अच्छा से बात अगर नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ईमेल में अक्सर क्या होता है बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जो फ़ोन कॉल से नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप अच्छा से नहीं लिखते हैं तो आप लोग दुर्भाग्यपूर्ण आप लोग को उसमें सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। पारस्परिक कौशल उदाहरण भाषा साइन इन करें, तो भाषा जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ किस भाषा का प्रयोग करना है। सांकेतिक भाषा वह कड़ी है जो हमें उन लोगों की दुनिया से जोड़ती है जो बहरे हैं या जिनकी मौखिक क्षमता सीमित है। देखिए स्टूडेंट्स ये भाषा जो है ना सांकेतिक भाषा है, ठीक है। सांकेतिक भाषा आप लोग को उनसे जोड़ती है जो बहरे हैं, जो मतलब सुनते ही नहीं है या फिर जिनकी मौखिक क्षमता सीमित है, मतलब बोल नहीं पाते ज़्यादा, ठीक है। बधिर समुदाय के कई व्यक्ति सांकेतिक भाषा का उपयोग करके बातचीत करते हैं जो विभिन्न रूपों में आते हैं। इसमें शामिल है ब्रिटिश सांकेतिक भाषा BSL और अमेरिकी सांकेतिक भाषा ASL। हाथों, उँगलियों, बाहों, सिर और चेहरे के भावों के साथ विभिन्न इशारे बधिर और कम सुनने वाले लोगों को उनके आसपास के लोगों के साथ संवाद करने में मदद करते हैं और इसके विपरीत अपने पारस्परिक तो स्टूडेंट्स ये आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। सांकेतिक भाषा। अब देखिए अपने पारस्परिक कौशल का मूल्यांकन कैसे करें, तो सब कुछ आत्म जागरूकता से होता है। ये बस इस लेख को पढ़ने से आप भविष्य में अपने पारस्परिक कौशल के बारे में अधिक जागरूक होंगे।
स्टूडेंट्स क्या है, यद्यपि अच्छे पारस्परिक कौशल के उदाहरणों को जानना यह निर्धारित करने के लिए को एक उत्कृष्ट स्थान है कि आपको किस पर काम करने की आवश्यकता है। पारस्परिक कौशल सीखने का सबसे अच्छा तरीका अनुभव और भागीदारी के माध्यम से है। बहुत सारे कामों में भागीदारी लीजिए, आप लोग को अनुभव मिलेगा। बहुत सारे अनुभव हैं आप लोग के जीवन में, एक्सपीरियंस है, तो उससे भी अनुभव एक तरह से हो गया कि हाँ, इसमें आत्म जागरूकता आ गया। पारस्परिक कौशल के मामले में हर कोई अलग है और इसका अधिकांश हिस्सा इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक स्थितियों को कैसे संभालता है। हालांकि इसमें से बहुत कुछ सीखा और एकीकृत किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि अब आप पारस्परिक कौशल की पूर्ण सीमा में कैसे प्रकट होते हैं और उनका महत्व जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का जो यह जो है मूल्यांकन कैसे करना, तो आप अपनी गलतियों को कैसे मूल्यांकन करेंगे, जानेंगे ना कि हाँ ये गलती है, आत्म जागरूकता आएगा, कहीं से अनुभव मिलेगा तभी ना। अब देखिए मुख्य कौशल, प्रभावी संचार के लिए मुख्य कौशल क्या क्या होने चाहिए। एक प्रभावी संचारक बनने के लिए निम्नलिखित मुख्य कौशलों में महारत हासिल होनी चाहिए। हालांकि इन सभी कौशलों को हासिल करना और उनमें समान स्तर पर महारत हासिल करना चुनौतीपूर्ण लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग सोच लेंगे कि हाँ हमको अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, बढ़िया से बोलना है, तो क्या तुरंत स्टार्ट हो जाएगा? नहीं स्टार्ट होगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों से बातचीत करना होगा डेली, ठीक है, तब हम लोग के अंदर होगा। हासिल करना चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन इन सभी कौशलों को जानना और धीरे-धीरे उन पर काम करना आपको संचार में उस स्तर तक ले जाएगा जहाँ आप होना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले तो केंद्रित रहना, इसके लिए क्या है, आप लोग को केंद्रित रहना पड़ेगा। जब आप किसी वर्तमान संकट या बहस से निपटते हैं तो अतीत से कुछ जोड़ना काफ़ी स्वाभाविक है। जब मतलब किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले इतिहास से थोड़ा-सा उठा लीजिए, ठीक है, तब बात कीजिए तो बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स। जब ऐसा होता है तो अधिकांश समय चर्चा विषय से बाहर हो जाती है और स्थिति काफ़ी जटिल हो सकती है। न केवल दबाव में संचार करने के लिए बल्कि दोपहर के भोजन की बातचीत से लेकर बोर्ड चर्चा तक सभी प्रकार के संचार के लिए केंद्रित रहना सर्वोत्तम कौशलों में से एक है। तो अलग-अलग तरीके से बात कीजिए तभी ना आप लोग के अंदर डेवलपिंग होगा। यदि आप फ़ोकस से बाहर हो जाते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि संचार का अंतिम परिणाम प्रभावी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर फ़ोकस से बाहर हो जाते हैं तो आप लोग का संभावना ही नहीं बनता है कि आप बढ़िया से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। बात हो रहा है यहाँ इमली का, आप बात कर रहे हैं यहाँ मूली का, तो कैसे होगा बताइए? ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना है। कान में बहुत सारे लोग क्या-क्या लगा के रखते हैं पता नहीं, ठीक है। तो वो सब नहीं लगाना है और ध्यान से सुनना है। हालाँकि लोग समझते हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो वे सूचीबद्ध कर रहे हैं। वास्तव में वे आगे क्या कहना है इसकी योजना बनाने में समय बिता रहे हैं। मतलब कि सेंस कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कान में लगा हुआ है, फिर भी हाथ से बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हम आपका सुन रहे हैं, ठीक है, और पता चला कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ये बढ़िया बात नहीं ना है। तो इस तरह से हो जाता है और बाद में पूछता है तो पता चलता है कुछ सुना ही नहीं, ठीक है। कोई गरियाइयो देता है तो नहीं सुन पाता है, इस तरह से मतलब हो जाता है। तो उस तरह का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। कोई गरियाएगा तो तुरंत सुनिए और बोलिए, हाँ, काहे गरिया रहे हैं भैया? बोलिए ना, गलती तो बताइए, इस तरह से। वास्तव में हम यही करते हैं, इसलिए आपको दूसरा व्यक्ति क्या कहता है उससे सुनने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है और फिर आप जो कहना चाहते हैं उस पर विचार करें, ठीक है। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपने क्या सुना है तो इसे दोहराएँ और उनकी पुष्टि के लिए पूछें कि भैया एक बार में नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए तो। इस तरह से मतलब, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं, प्रभावी संचार। अब देखिए मुख्य कौशल इसके लिए कुछ होने चाहिए। तो एक प्रभावी संचारक बनने के लिए निम्नलिखित मुख्य कौशलों में महारत हासिल होनी चाहिए। शायद ऊपर वाला ही यहाँ पर आ गया, ठीक। तो इसको आगे से हम करते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। अच्छा, ध्यान से सुनना हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए दूसरों के जो दृष्टिकोण होते हैं वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। अधिकांश संचारों में हम स्वयं को सुनना और समझना चाहते हैं। हम अपने नज़रिए पर खूब बातें करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वे उसे सुनें। यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि मेरी बात को सुने, ठीक है, और हम लोग अगर नहीं सुनते हैं तो उनको खराब लगेगा, ठीक है, तो उनके सामने हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा करते रहिए, ठीक है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं करते रहिए, ठीक है, ताकि उनको अच्छा लगे। तो ये भी एक तरह से मतलब कि संचार का बढ़िया कौशल है। उसके दृष्टिकोण से समझना है ना, क्या बताना चाह रहे हैं वो समझिएगा, नहीं तो बताइएगा किसी की, हाँ एक दो बात बीच में बोल दीजिए, ठीक है, इस तरह से।
अधिकांश संचारों में हम स्वयं को सुनना और समझना, ये तो हो गया। याद रखें, दूसरे भी ऐसा ही करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे आपकी बातें सुने, तो आपको उन्हें सुनना होगा और उनका दृष्टिकोण भी समझना होगा, ठीक है? उनका दृष्टिकोण नहीं समझिएगा तो आप लोग को कैसे समझेगा, ठीक है? यदि आप वास्तव में उनके दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, तो आप वास्तव में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट और लागू तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है? अगर आप उसके बातों को समझिएगा तभी आप लोग कुछ समझा पाइएगा, ठीक है? नहीं तो नहीं समझा पाइएगा। यही मतलब कि है, ठीक है? तो देखिए, आलोचना करते समय सहानुभूति, देखिए किसी का आलोचना करना ही नहीं चाहिए जल्दी से, ठीक है? आलोचना अगर कर रहे हैं ना, तो आप लोग को सहानुभूति के साथ करना चाहिए। देखिए, कभी-कभी जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम वास्तव में रक्षात्मक हो जाते हैं, क्योंकि आलोचना का भावनाओं से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए हम आसानी से भड़क सकते हैं। कोई अगर हमारी बुराई कर रहा है तो हम लोग भड़क जाते हैं, उसे मतलब गरियाने लगते हैं या फिर कहते हैं क्या तुम ऐसा करता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई आलोचना कर रहा है, क्या आलोचना करेगा? हम बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसका कोई आलोचना थोड़ी ना करता है। कोई गलत कर रहे हैं तभी ना आलोचना करेगा। अब देखिए, हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई क्या कर सकता है? देखो, ये पूजा करते ही रहता है दिन रात, इसको कुछ लेना देना है नहीं। तो ये आलोचना भी हमको अच्छा ही लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये आलोचना उतना खराब नहीं है। अब मान लीजिए किसी को गरिया रहे हैं आप गाँव में जाकर, तो आप लोग, आपका आलोचना कर रहा है तो सही में अच्छा कर रहा है। आप सुधरिएगा कैसे बताइए? आप बिना मतलब का किसी को भी कुछ भी बोल देंगे तो आप लोग को तो, आप लोग उनका तो मतलब होगा ही आलोचना। वैसे आदमी का आलोचना होना सही है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं और आलोचना कर ही नहीं सकता है कोई, ठीक है? तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन संचार में दूसरे व्यक्ति के दर्द और कठिनाइयों को सुनना और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देना वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से मतलब बिना सोचे समझे किसी का आलोचना नहीं करना चाहिए, ठीक है? उनकी दर्द को, क्या समस्या है उनको समझना चाहिए ना, तभी नहीं। साथ ही वे जो कहते हैं उसमें तथ्य और सच्चाई निकालने का प्रयास करें, यह आपके काम आ सकते हैं। तो उनके अंदर क्या सच्चाई है वो भी देखना पड़ेगा। स्वामित्व लेना मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना एक ताकत है। जब प्रभावी संचार की बात आती है तो आपने आपने जो गलत किया उसे स्वीकार करना सम्मानीय और आवश्यक है। तो आपने जो गलती किया उसको जो है सो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अधिकांश समय ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी संघर्ष में जिम्मेदारी साझा करते हैं, ठीक है? ऐसे मामलों में जो आपका है उसे स्वीकार करें। यह व्यवहार परिपक्वता दर्शाता है और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए, जो आप गलती की है उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए आपको। ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है? इसको आप लोग को उतारना पड़ेगा, ठीक है? और ये लिखना भी आप लोग को। देखिए, अगला क्या है? आपका व्यवहार संभवतः दूसरों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप अगर अच्छा से बातचीत करेंगे ना तो दूसरे भी आप लोग को देख के सीखेंगे, ठीक है? यदि आवश्यक हो तो समझौता करें। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया तो समझौता करने का प्रयास कीजिए, कुछ ले दे के मामला साफ कीजिए ना सर। मतलब कोई गलत आदमी है उसको भी सर बोल दीजिए, क्योंकि उनको बढ़िया लगना चाहिए, ठीक है? इस तरह से हम हर समय बहस जीतना पसंद करते हैं कि हाँ, हम महान हैं। इसी चक्कर में बहुत सारे आदमी जो है सो छोटा हो गया सोच, ये अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है? अपने आप को ही सब कुछ समझना गलत बात है। अपने आप को जितना कमज़ोर समझिएगा ना उतना आप मजबूत हैं, ठीक है? कैसे मजबूत है? दूसरों के सामने आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कराइए। जब महसूस हो जाएगा ना अंदर से, तब आप अंदर ही अंदर जो है सो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और जब आगे बढ़ेंगे ना, तो मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप वहाँ रुक जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग को मतलब कि किसी के सामने बड़ा नहीं बनना है, खुद में बड़ा बनना है, ठीक है? तो ऐसा भावना रखना है। लेकिन बहस जीतने के बाद आपने कितनी बार अंदर से खालीपन महसूस किया है? कभी-कभी बहस जीतने का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ही जीत गया। कोई बोल रहा है आज सोमवार है, अभी बोला कि नहीं आज बुधवार है, ठीक है? तुम नहीं जानता है, हम तुमसे बड़ा हैं, हम बुधवार बोल दिए तो आज बुधवार है और था शायद शुक्रवार। तो इस तरह से मतलब नहीं करना है, ठीक है? काम पूरा करने के उद्देश्य से आपको प्रक्रिया में समझौता करना पड़ सकता है। यदि यह आवश्यक है तो कृपया करें। कोई समझौता है तो करिए, क्या दिक्कत है? यदि आवश्यक हो तो टाइम आउट लें। बोलें कि हाँ, अभी तो नहीं बता सकते भैया, कल बताएँगे, ठीक है? इस तरह से। कभी-कभी आपको चर्चा के बीच में ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। यदि संचार गहन है तो अप्रभावी संचार पैटर्न सामने आ सकते हैं। तो इस तरह से एश्योरेंस आप लोग को लेना है। एक बार जब आप ऐसे पैटर्न को नोटिस कर लें तो आपको एक ब्रेक लेना होगा और फिर जारी रखना होगा। जब आप ब्रेक के बाद जारी रखेंगे तो चर्चा में शामिल सभी पक्ष चर्चा में रचनात्मक योगदान दे सकेंगे। तो कुछ ब्रेक वगैरह ले लेके काम कीजिए, ठीक है? तो ताकि बढ़िया रहे। सर्दी हो गया हमको भी, ठीक है? इसीलिए
आवाज़ में थोड़ा दूसरा टाइप का लग रहा होगा। अपने उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धा करें, अपना उद्देश्य जो है उसको हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। हालाँकि आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएँ आ सकती हैं, लेकिन आप जिसके लिए लड़ रहे हैं उसे मत छोड़ें। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन उतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को धीरे-धीरे हम आगे करते हैं। अब देखिए साक्षात्कार के सुझाव, साक्षात्कार के लिए सुझाव तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहला प्रभाव आखिरी प्रभाव होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है, ठीक है। आपको बढ़िया से पहन के जाना है, काजल वगैरह लगा के जाना है, पाउडर वगैरह लगा के जाना है, ठीक है। अगर लड़की हैं तो लिपस्टिक वगैरह लगा लीजिए, ताकि बढ़िया इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। सामने वाला के पास अगर बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा तभी आप लोग का इंटरव्यू में पास हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा बढ़िया से कपड़ा वगैरह शूटिंग वगैरह रहेगा तो आप लोग को ज़रूर ही, ठीक है। उम्मीदवारों को एक अच्छा पहला प्रभाव डालना चाहिए। आपका पहला प्रभाव ही सामने वाले पर असर डालता है। शारीरिक भाषा का ध्यान रखना उम्मीदवार की सकारात्मकता को दर्शाता है। इसके लिए आपका सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है। सकारात्मक होइए, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है सकारात्मक। सकारात्मक कहने का मतलब कि हाँ, हम इसके लायक हैं तो हैं, इस तरह से। अशाब्दिक संप्रेषण मतलब बिना बोले बहुत सारी चीज़ बता देना है। कैसे बताना है? आँखों का संपर्क बनाना, सीधे खड़े होना और एक दृढ़ हाथ मिलाना, ऐसे कुछ गुण हैं जो आपको आपके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मुस्कान रखें, मुस्कान रखना, साक्षात्कार के लिए जाते समय कभी भी अपनी मुस्कान साथ ले जाना ना भूलें। मतलब मुस्कान के साथ रहना है, ठीक है। गहरी साँस लें और अपने बारे में आश्वस्त रहें। हमेशा हल्की मुस्कान सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालती है, तो थोड़ा कभी मुस्कुराइएगा। अब मुँह फाड़-फाड़ के मत मुस्कुराइएगा, ठीक है। नहीं तो बोलेगा ये इतना हँसेगा तो फिर काम कब करेगा, इस तरह से, ठीक है। अपनी मुस्कान बनाए रखने के लिए आप अपनी पसंद का कोई गाना सुन सकते हैं। मतलब कि मुस्कान बनाए रखने के लिए सुबह-सुबह मॉर्निंग में एक गाना सुन के जाइएगा, ठीक है। या अपनी पसंद की कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप कोई गेम भी खेल सकते हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग और मन शांत हो रहेगा और आप साक्षात्कार के लिए स्वयं को तनाव मुक्त रख सकेंगे। तनाव मुक्त मतलब टेंशन जो हो जाता है ना, उससे मुक्त हो जाएँगे। हमेशा याद रखें कि एक शांत दिमाग बेहतर प्रदर्शन करता है, इसलिए तनाव मुक्त रहें, ठीक है। जो शांत दिमाग होता है ना, वो एक बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता है, इसीलिए आप तनाव मुक्त रहें। एक अच्छे श्रोता बनें, एक अच्छे श्रोता मतलब एक अच्छा सुनने वाला बनें, ठीक है। एक अच्छे संचार के लिए एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। मतलब बगल वाला बोल रहा है कुछ तो हाँ सर, इस तरह बोलना है, ठीक है। नहीं तो फिर आपका कैसे होगा? आपके अंदर सामने वाले की बातों को सुनने का कौशल होना चाहिए और सुनना भी चाहिए अच्छा से। साक्षात्कारकर्ता को यह बताना भी शामिल है कि आपने वही सुना जो कहा गया था, ठीक है। और उनको बताना भी है, मतलब लगना भी चाहिए कि हाँ, जो मतलब वो बोल रहे हैं उसी को सुने हैं, कुछ गलत नहीं सुन लिए हैं, मतलब बहरा टाइप के नहीं हैं, ठीक है। कभी भी घबराएँ नहीं, हमेशा याद रखें कि यह आपका अंतिम साक्षात्कार नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि यही अंतिम है, नहीं होगा तो क्या होगा? इस तरह नहीं सोचना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो इसके लिए क्या सोचना चाहिए कि एक बार नहीं हुआ हम 50 बार देंगे, 50 बार फेल होंगे तो 1000 बार देंगे। ज़िंदगी भर देते रहेंगे लेकिन पास करके छोड़ेंगे, ठीक है? ऐसा सोचना चाहिए। अब देखिए, यह ध्यान रखें कि यह बस एक सामान्य या साक्षात्कार है, जिसमें पास या फेल होने से आपके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपका जीवन इस विशेष साक्षात्कार पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सामान्य रहना, ठीक है? ज़्यादा बात मत करो। अब पता चला कि बाहर में खड़ा किए हैं तो पूरा एकदम चुगली चल रहा है, इस तरह से मतलब घर का बात, बाहर का बात पूरा एकदम ढिंढोरा पिटा गया कि हम आ गए हैं। अब फ़ोन में आ रहा है, इतना फ़ोन आ रहा है, हाँ मम्मी आ गए हैं, इंटरव्यू देने आ गए हैं, पापा आ गए हैं इंटरव्यू देने, घुसने वाले हैं। अब अंदर में क्यों हो रहा है? पता चला कि अंदर का इंटरव्यू इंटरव्यू वाला इतना हल्ला सुन के बाहर ना आ जाएँ आपका इंटरव्यू देने, ठीक है? लेने। तो इस तरह से मतलब हल्ला नहीं करना, ज़्यादा बात मत करना है, ठीक है? और अंदर में जाने के बाद भी ज़्यादा बात नहीं करना है और फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ रखना है या बाहर ही रख देना है, ठीक है? देखिए, बहुत ज़्यादा और अनावश्यक बातें करना आपके बारे में गलत धारणा ला सकता है। आपको हमेशा पहले से योजना और संरचना करनी चाहिए और तार्किक रूप से बोलना चाहिए। अत्यधिक बोलने से आपका प्रभाव खराब हो सकता है। आप कम शब्दों में सटीक बोलें, ठीक है? कम शब्दों में बोलें और अच्छा बात बोलें, ठीक है? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी मतलब कहने का मतलब अगर आपको नहीं पता तो बोलिए सॉरी सर, हमको आई एम नॉट नो अबाउट दिस क्वेश्चन सर, इस तरह से, ठीक है? मतलब हम इस प्रश्न के बारे में नहीं जानते हैं सर, इस तरह से मतलब बोलिए, ठीक है? यदि आप साक्षात्कार में झूठ बोलते हैं तो यह आपकी उम्मीदवारी के बारे में बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। साक्षात्कारकर्ता आपसे अधिक अनुभवी लोग हैं, इसलिए उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न करें। वो आपका झूठ एक पल में पकड़ सकते हैं।
इसलिए आप जो हैं जैसे हैं उन्हें सच बताएँ, सच बताना स्टूडेंट्स, ठीक है? उपयुक्त भाषा का उपयोग, जो भाषा बढ़िया रहे, सभ्य भाषा रहे उसका प्रयोग करना। साक्षात्कार के दौरान किसी भी हठबोली या अनुचित भाषा का उपयोग ना करें। बातों में सौम्यता और सभ्यता अवश्य झलकनी चाहिए, ठीक है? अच्छा शब्द निकलना चाहिए। कभी भी अति विश्वासी ना हो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का नहीं लगना चाहिए उनको, ठीक है? उम्मीदवार को विनम्रता, व्यावसायिकता और आत्मविश्वास के बीच ठीक संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसलिए अति आत्मविश्वास होना एक बहुत बुरा है। अपने ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा विश्वासी होना बुरा होता है, ठीक है? अपने पहनावे के साथ अति न करें, मतलब एक ठो पहन लिए तो 50 ठो और नहीं पहन लीजिए, ठीक है? जो मतलब बढ़िया है उन्हीं को पहन के जाइए। याद रखें कि आप किसी फैशन शो में भाग लेने या शादी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं कि मतलब झुमका लगा लिए हैं, इधर नकचन लगा ली, पता नहीं की लगा ली हैं, ठीक है? अब उसी दिन मतलब इतना ज़्यादा श्रृंगार करके चल गए हैं कि लग रहा है कि शादी आज हो ही जाएगा इनका। मतलब इस तरह से नहीं मतलब करना है, ठीक है? तो अति नहीं करना पहनावे में। और लड़का लोग तो पूरा एकदम, लड़का लोग नहीं करता है कुछ ना, नहीं करता है। वो सब मतलब बढ़िया से ही जाता है, ठीक है? तो आप लोग मतलब ये अति नहीं कीजिएगा ज़्यादा। पता चला लड़का लोग भी पीछे जेब में रखे हैं आईना, ठीक है? देखने के लिए कैसे लग रहे हैं, कैसन लग रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है? वैसा नहीं करना है। याद रखें कि आप किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, ये सही है। धूम्रपान ना करें। अब पता चला कि वहाँ इंटरव्यू अंदर में लिया जा रहा है, बाहर में इतना बड़ा सिगरेट लगा दिए हैं, एकदम धुआँ अंदर तक जा रहा है, ठीक है? अच्छा बात नहीं ना स्टूडेंट्स, ये बहुत गलत है ना, इससे नुकसान भी होता है शरीर में। भले ही आप धूम्रपान करते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप साक्षात्कार से पहले धूम्रपान ना करें, क्योंकि यह साक्षात्कारकर्ताओं के बीच बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है। तो ये नहीं कीजिएगा, ठीक है? अति सतर्क रहना बुरा है। ज़्यादा सतर्क भी रहना अच्छी बात नहीं है। यदि आप भी अपने बालों में बार-बार हाथ फेरते रहते हैं या अपने पैरों को हिलाते रहते हैं, तो आपको इससे बचना चाहिए। इस आदत को बुरा माना जाता है, ठीक है? तो ये नहीं करना है। कोई बुरा गंध नहीं, मतलब सेंट वगैरह मार के नहीं जाइएगा, ठीक है? इधर सेंट, उधर सेंट, गंधा आ रहा है एकदम बढ़िया से, उस तरह नहीं, ठीक है? उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खराब गंध अपने साथ न ले जाएँ। अत्यधिक डीओ या अन्य कोई सुगंधित पदार्थ लगाकर न जाएँ, सीमित मात्रा में ही इनका प्रयोग करें, सीमित मात्रा में प्रयोग करना है, ठीक है फ्रेंड्स? सामूहिक रूप से काम ना करें, सामूहिक रूप से काम ना करने का मतलब देखते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, आपका दिन शुभ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। आपका जीवन भरा होना चाहिए और सामूहिक रूप से एक से अधिक साक्षात्कार कर्ता होने पर आप उन्हें यह कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? इस तरह से कोई कठोर नहीं दिखता, मतलब कठोरता नहीं दिखना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? कि एक मतलब पूरा गुस्सा टाइप का, मतलब गुस्सैल आदमी जैसा नहीं दिखना चाहिए। हमेशा याद रखें कि आप युद्ध में नहीं जा रहे हैं, इसलिए साक्षात्कारकर्ताओं को आप विनम्र और आकर्षक लगें। साक्षात्कारकर्ता आपको सहज महसूस कराने के लिए सबसे अच्छा प्रयास करते हैं, इसलिए उत्तेजित न हों, ठीक है? कभी भी गुस्सा नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपके बारे में अगर कुछ गलत पूछ दिया तो आप पूरा टेबल वगैरह पलट दिए, मार-पीट दिए, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है? और यहाँ तक कि गुस्सा वाला बात भी नहीं बोलना है। गुस्सा झलकना ही नहीं चाहिए आपके मुँह से, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? हर मिनट का उपयोग करें, किसी भी मिनट को आप लोग छोड़ना नहीं है। 5-10 मिनट की अवधि का सबसे अच्छा उपयोग करें जो आपको साक्षात्कार के लिए मिलता है। अपने व्यक्तिगत गुणों पर बहुत अधिक बताने की बजाय उम्मीदों, अनुभव, पेशेवर गुणों आदि पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, ठीक है? तो आपको फालतू चीज़ों में नहीं बात करना है। समय का पाबंद होना, समय का पाबंद होना मतलब समय के साथ आप लोग को जाना है, ठीक है? समय से पहले ही चल जाइएगा तो और ज़्यादा आप लोग को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। किसी साक्षात्कार के लिए देर से आना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरा प्रभाव डालती है और यह आभास देती है कि उम्मीदवार अपने दृष्टिकोण में बहुत आकस्मिक है, जिससे समय की कदर नहीं है। निर्धारित समय से पहले ही साक्षात्कार स्थल पर पहुँचना बेहतर होता है, ठीक है? तो पहले पहुँचिएगा तो बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखिए नेतृत्व की शैली, लीडरशिप स्टाइल से तात्पर्य नेता द्वारा दिशा देने, योजनाओं को लागू करने तथा लोगों को प्रोत्साहित करने की शैली से है। अन्य शब्दों में नेतृत्व की शैली से अभिप्राय उन शैली से है जिनके द्वारा एक प्रबंधक अपने अन्य अधीनस्थों पर प्रभाव स्थापित करता है। नेतृत्व की बहुत सी शैलियाँ हैं जो राजनीतिक, व्यावसायिक या अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शित होती हैं। तो नेतृत्व का भी थोड़ा शैली होना चाहिए। अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है? कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियाँ हैं: सत्तावादी, पैटर्न मूलक, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी या अबंध शैली, स्वयं व्यवहार शैली, रूपांतरीय शैली, ठीक है? तो एक स्टूडेंट्स बोले थे स्टूडेंट्स कि सर लंबा होगा वीडियो तो चलेगा, लेकिन आप सर बनाइए ज़रूर, ठीक है? तो हम थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेकिन क्या करें, हम चाहकर भी छोटा नहीं कर सकते ना। देखिए इसमें कम ही होगा, ठीक है? हमको लगता है कम, देखिए कम है और फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा था ना, अब इसमें कम मिलेगा आप लोग को, ठीक है?
अब देखिए स्व विकास कौशल, हमको लगता है 1 घंटा में हो जाएगा ये, ठीक है। स्व विकास कौशल से देखिए क्या है, इसमें कुछ पहले हम देखते हैं पॉइंट, ठीक है। व्यक्तित्व का परिचय, अपना व्यक्तित्व का परिचय किस तरह से देना है, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व का पता लगाना, आत्मविश्वास, इस सारा के बारे में जानेंगे अभी। अपने कार्य की प्राथमिकता तय करना, अन्य लोगों को प्रतिनिधान डिलीगेट करना और अपने समय का प्रभावी उपयोग करना, अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की योजना बनाना, स्वयं के लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, ये सारा मतलब कि अपने आप को स्व विकास कौशल है, ठीक है। खुद को मतलब बढ़िया करना है, ठीक है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है, ये कहीं खरीदा नहीं जाता, ठीक है, और बेचा भी नहीं जाता। पर्सनैलिटी एक संरचना है जो आपस में जुड़े व्यवहार, दिमागी और भावनात्मक पैटर्न को इकट्ठा करता है, जिसे जिंदगी और पर्यावरण कारक बदलते हैं। ये आपस में जुड़े पैटर्न छोटे अरसे में ज़्यादातर समय स्थिर होते हैं, लेकिन पूरे जीवन काल में बदलते रहते हैं। तो पूरे जीवन काल में बदलेंगे ही, कोई बूढ़ा हो जाएंगे तो क्या, वो भी जवान जैसा थोड़े ना देखेंगे। अब देखिए मनोवैज्ञानिकों ने इंसान के अलग अलग हिस्सों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मतलब दिए। इन अलग अलग मतलबों पर वैसे तो कोई काम सहमति नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सिद्धांत पर्यावरण से प्रेरणा और मनोवैज्ञानिक के मेल जोल पर ध्यान लगाते हैं। तो अक्सर हम लोग अक्सर जो है सो मेल जोल पर ध्यान देते हैं, उतना पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए सार और मिलनसार होते हैं, सार और मिलनसार होना चाहिए, जबकि अन्य बहुत शांत और आरक्षित होते हैं। कुछ लोग बहुत अधिक चिंता करते प्रतीत होते हैं, जबकि अन्य कभी चिंतित नहीं होते। तो जो चिंतित नहीं होते उस तरह से होना चाहिए। हर बार जब हम अपने आसपास के लोगों का वर्णन करने के लिए सामाजिक, मिलनसार, आरक्षित या चिंतित जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के बारे में जैसे बात किया की वो लड़का बहुत शांत है, वो लड़का बहुत खुश रहता है, तो वो व्यक्तित्व हो गया उसका, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का बारे में हम बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व उन चीज़ों में से एक है जो हमें एक दूसरे से अद्वितीय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारा व्यक्तित्व दीर्घकालिक, स्थिर और आसानी से नहीं बदलता, ठीक है। अब अगर देखें, जिसके कारण कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि व्यक्तित्व आनुवांशिक और जैविक है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जन्म से ही इस तरह से होता है, ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग चाहे तो अपने से कर सकते हैं। व्यक्तित्व चरित्र के समान नहीं है, जो उन गुणों को संदर्भित करता है जिन्हें एक संस्कृति अच्छा और बुरा मानती है। स्वभाव, जैसा कि हमने पहले सीखा, वंशानुगत है और इसमें संवेदनशीलता, मनोदशा, चिड़चिड़ापन और व्याकुलता शामिल है। इस तरह स्वभाव को हमारे व्यक्तित्व के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है और यह व्यक्तित्व के जैविक और सार्वभौमिक पहलुओं के लिए समर्थन प्रदान करता है। तो यही सब हम लोग के लिए व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, ठीक है, और इसी को हम लोग को ध्यान देना होता है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है सो आप लोग अपने से पढ़िएगा। हम जो पीडीएफ है हम प्राइवेट ग्रुप में भेज दिए, ठीक है, हो गया 1 सप्ताह पहले ही भेज दिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। कोई ज़्यादा फीस नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए मतलब इतना कम में हम कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स हम भी लेते हैं आप लोग के लिए, तो उसमें जो है सो अपना भी लगा देते हैं, ठीक है, आप लोग का फीस के साथ। ऐसा नहीं है कि आप लोग का फीस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से आप लोग पढ़िए, वही काफ़ी है बस। एक बार जब हम किसी के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में कैसा व्यवहार करेगा। इस बारे में सोचें कि कॉलेज में सफल होने के लिए क्या करना होगा। आप कह सकते हैं कि कॉलेज की सफलता में बुद्धिमत्ता एक कारक और आप सही होंगे, लेकिन व्यक्तित्व शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि कर्तव्य निष्ठा जैसे लक्षण कॉलेज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अपना काम समय पर पूरा करते हैं और गैर जरूरी गतिविधियों से कम विचलित होते हैं, जिससे स्कूल के काम से समय निकल जाता है। लंबी अवधि में व्यवहार का यह सुसंगत पैटर्न शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास में सार्थक अंतर ला सकता है। व्यक्तित्व लक्षण केवल लोगों का वर्णन करने का उपयोगी तरीका नहीं है, वे वास्तव में मनोवैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने में मदद करते हैं कि क्या कोई अच्छा कर्मचारी बनेगा, वह कितने समय तक जीवित रहेगा और व्यक्ति किस प्रकार की नौकरियों और गतिविधियों का आनंद उठाएगा। इस तरह से मतलब कुछ व्यक्तित्व का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो व्यवहारवादी, मानवतावादी और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण सहित व्यक्तित्व को समझाने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय पूरी तरह से व्यक्तित्व के लक्षण सिद्धांत पर केंद्रित होगा और कैसे लक्षणों का संयोजन अद्वितीय व्यक्तित्व प्रोफाइल बनाता है। यह अध्याय इस बात की भी समीक्षा करेगा कि विभिन्न संस्कृतियों में व्यक्तित्व लक्षणों की पहचान और मापन कैसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आगे। व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, ठीक है। तो इसका भी कुछ अलग है। एस को एन, अंतर्ज्ञान महसूस करना, भावना तक समझना, निर्णय लेना, ये सारा कुछ है।
व्यक्तित्व प्रकार विवरण, तो इसमें देखिए हम नीचे में देखते हैं कर्तव्य निष्ठा। व्यक्तित्व के प्रकार में मतलब क्या-क्या होना चाहिए, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए, ठीक है? कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा यह कार्य किसी व्यक्ति की अनुशासित और सावधान रहने की क्षमता बनाम आवेगी और अव्यवस्थित होने की क्षमता को देखता है। सहमतता यह कार्य किसी व्यक्ति की भरोसेमंद और मददगार बनाम संदिग्ध और सहयोगी होने की इच्छा को देखता है कि हाँ, ये सहमत है हर चीज़ में, ठीक है? न्यूरोटिसिज्म यह कार्य व्यक्ति की निराशावाद और चिंता बनाम शांत और आत्मविश्वासी रहने की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखता है। अब देखिए अनुभव के लिए खुलापन, यह कारक यह देखता है कि कोई व्यक्ति नियमित और व्यावहारिकता पसंद करने वाले व्यक्ति की तुलना में कितना कल्पनाशील और सहज है, ठीक है? बहिर्मुखता यह कारक व्यक्ति के मिलनसार और आनंद प्रेमी बनाम विचारशील और आरक्षित होने की आवश्यकता को देखता है। तो ये सारा कुछ होना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट, अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि इसका पर्सनैलिटी कैसे है सो? अब देखिए कैसे करेंगे सो? जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके व्यवहार को देखकर हमारे मन में उसके प्रति एक छवि बनती है। अगर वह अच्छी तरह से पेश आता है तो हम उसे अच्छा व्यक्ति समझते हैं। वहीं अगर वह बुरे तरीके से पेश आता है तो हमारे मन में यही बात आती है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। हालाँकि हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह एक अच्छा इंसान बने और इसके लिए वह दूसरों की मदद हर संभव दूसरों की मदद करने और अच्छी तरह से पेश आने की कोशिश भी करता है, ठीक है? हर व्यक्ति की आदतें उस व्यक्तित्व के बारे में कई बातों का खुलासा करती है। आप लोग को समझना है और लिखना है परीक्षा में, ठीक है? आपके आस-पास जो लोग मौजूद हैं, उनके अंदर जो आदतें आप देखते हैं, उसके आधार पर आसानी से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगाया जा सकता है। व्यक्ति खुद भी अपनी आदतों के ज़रिए स्वयं की पर्सनैलिटी का पता कर सकता है। आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो हर अच्छे इंसान में ज़रूर देखी जाती है। इस तरह से आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखिए भावनाओं की कदर, उसके अंदर भावनाओं की कदर करने की क्षमता है या नहीं है। तो ये सारे कुछ-कुछ पॉइंट हम अभी बताएँगे जो कि जिससे पता लगा सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार है। जो लोग अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, उनके अंदर एक गुण हमेशा देखने को मिलता है और वह होता है दूसरों की भावनाओं की कदर करना। ये लोग अच्छी तरह से दूसरों के दुःख दर्द को समझते हैं और अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसकी मदद करने के भी पीछे नहीं हटते। तो ये मतलब अच्छे लोग होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व का परिचय है, ठीक है? अब देखिए विश्वास, विश्वास इन लोगों की सबसे बड़ी ख़ासियत है। यह अपने आस-पास मौजूद लोगों, दोस्तों और परिवार पर बहुत विश्वास करते हैं। साथ ही अपने व्यक्तित्व के ज़रिए उन्हें यह एहसास भी दिलाते हैं कि इन पर आसानी से और बिना किसी चिंता के विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यह हमेशा हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब विश्वास दिला देता है सबको कि हाँ, हम जो हैं सो सबका साथ देंगे, ठीक है? साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऊर्जा, ये लोग हमेशा ऊर्जा से भरे हुए दिखाई देते हैं। यह अपना काम तो जोश के साथ करते ही हैं, लेकिन अपने आस-पास मौजूद लोगों में भी सकारात्मक प्रवृत्ति के चलते ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। तो अपने के साथ-साथ दूसरों के साथ भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मददगार, ये लोग हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रहते हैं और कभी भी किसी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटते। बात चाहे परिवार और दोस्तों की हो या फिर समाज की, या अपना योगदान देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, ठीक है? धैर्य होता है इनके अंदर। धैर्य क्या चीज़ होता है सुन देखिए, इन लोगों में धैर्य कूट-कूट कर भरा होता है और यह विषम परिस्थितियों में भी संयम से निर्णय लेना अच्छी तरह जानते हैं। यह बुरी से बुरी स्थिति में भी अपना नियंत्रण नहीं खोते हैं और समझदारी के साथ हर निर्णय लेते हैं, ठीक है? इनके अंदर धैर्य होता है। सकारात्मकता इनके अंदर होता ही है, ठीक है? देखिए सकारात्मकता किसको कहते हैं? अच्छे लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी उनके अंदर मौजूद सकारात्मकता होती है। अपने पॉजिटिव नेचर से ये हमेशा ही दूसरों को प्रेरित करते हैं और अपने काम में भी प्रगति हासिल करते हैं। इन्हें खुद पर भरोसा होता है और यह जानते हैं कि यह हर परिस्थिति से निपट सकते हैं। इनको पता होता है कि हाँ, हर परिस्थिति से हम निपट सकते हैं, ठीक है? सबको लेकर चलना, अच्छे लोगों के अंदर एक बेहतरीन आदत यह भी होती है कि यह कभी भी खुद का मतलब नहीं देखते। या जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहाँ अपने बेहतरीन प्रदर्शन तो देते ही हैं, लेकिन कभी भी अपने आस-पास मौजूद लोगों को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यही अच्छा आदमी का मतलब अच्छा व्यक्तित्व का परिचय है। देखिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है? आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आगे हैं
48 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। और अब जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। देखिए 3 ठो पॉइंट इसमें है। नकारात्मकता से निपटना, ठीक है। कार्य जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन और असफलताओं और अवसाद से निपटना। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है नकारात्मकता से निपटना? हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, योग करें, किसी से भी ज़्यादा बातें ना करें, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ें, किसी को कुछ बुरा ना कहें। इससे आप लोग नकारात्मकता से निपट सकते हैं, ठीक है। कार्य जीवन संतुलन क्या है? देखिए कार्य जीवन संतुलन का तात्पर्य काम की मांगों और आपके घर और पारिवारिक जीवन के बीच की बाजीगरी से है। यदि आप कार्य जीवन संतुलन के साथ संघर्ष करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अक्सर विभिन्न प्रतिबद्धताओं को प्रबंधित करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर रहे हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना होता है, ठीक है। यदि आप लंबे समय तक काम करते हैं तो काम और अपने निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन हासिल करना अधिक कठिन हो सकता है। लंबे समय तक काम करने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, आपका काम असुरक्षित हो सकता है। किसी भी काम को ज़्यादा समय तक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। इस तरह से मतलब होता है, आपका काम असुरक्षित हो सकता है, आपके तनाव का स्तर बढ़ सकता है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अवकाश गतिविधियों के लिए समय कम हो सकता है। तो छुट्टी का समय जो है सो कम होगा, आराम का समय कम मिलेगा, तो आप लोग का तबीयत निश्चित रूप से खराब हो जाएगा अगर इस तरह का कंडीशन रहा तो, ठीक है। एक अच्छे कार्य जीवन संतुलन का मतलब है कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच ज़्यादातर समय सामंजस्य है। काम के अलावा आपके पास अन्य चीज़ों पर खर्च करने के लिए समय होगा, जैसे कि अपनी और अपने परिवार की देखभाल के लिए। इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अवकाश गतिविधियों पर यदि आप व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक मेल-जोल, शौक और आराम पर समय बिता सकते हैं तो यह आपके समग्र कल्याण में सहायता कर सकता है, ठीक है। भलाई का प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर भुगतान किए गए काम या कामकाज से कम महत्व के रूप में देखा जाता है। तनाव को न होने दें। हावी स्ट्रेस आजकल लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन गया है और हर कोई अलग-अलग तरीके से तनाव को झेल रहा है, तो तनाव नहीं होने देना, ठीक है। मन का काम ज़रूर करें, जो मन कह रहा है वो काम करें। क्लटर क्लटर ना जमा होने दें, ठीक है। योग मेडिटेशन बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े काम की छोटी बातें, ठीक है। बड़े काम को छोटे बातों में कहना है और जल्दी कंप्लीट कर लेना है। अवसाद से निपटने के लिए एक वेलनेस टूल बॉक्स विकसित करें। उन चीज़ों की एक सूची बनाएँ जो आप मूड को तुरंत बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अवसाद से निपटने के लिए आपके पास जितने अधिक उपकरण होंगे उतना बेहतर होगा। प्रत्येक दिन इनसे कुछ विचारों को आज़माएँ और कार्यान्वित करें, भले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों, ठीक है। तो ये डेली कीजिएगा आप लोग टाइम टेबल बनाइएगा तभी ना अच्छा होगा। कुछ समय प्रकृति में बिताएँ। सूचीबद्ध करें कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। एक अच्छी पुस्तक पढ़ें, कोई मज़ेदार फ़िल्म या टीवी शो देखें, लंबे समय तक गर्म स्नान करें, ध्यान करें, किसी पालतू जानवर के साथ खेलें, दोस्तों या परिवार से आमने-सामने बात करें, संगीत सुनें, कुछ सहज और मज़ेदार करें, तो ये सारा से आप लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर से हमको लगता है 1 घंटा में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 पॉइंट हैं। तार्किक भ्रांतियाँ, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, मानसिक मॉडल, आलोचनात्मक सोच, मूल्यांकन और सुधार। तो देखिए सबसे पहले आलोचनात्मक क्या होता है? आलोचनात्मक सोच मानव संसाधन पेशेवरों और को पूर्वाग्रह से उबरने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वह कहते हैं कर्मचारी मामलों को निष्पक्षता से निपटाकर व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय तथ्यात्मक साक्ष्यों पर भरोसा करके मानव संसाधन व्यवसाय निष्पक्ष और अच्छी तरह से स्थापित समाधान दे सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग नज़रिए से उसको आलोचना कर के उसको हम लोग समझ सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक लेते हैं, ठीक है? उसका क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या नुकसान है, उसको देखेंगे तो हम लोग निर्णय ले पाएँगे कि मान लीजिए ये जो बाइक ले रहे हैं इससे मतलब स्पीड चलता है, स्पीड चलता है तो सारे चलते हैं और कोई विशेषता नहीं हुआ, मतलब इसमें कुछ ओवर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, इस तरह से मतलब आलोचना, ठीक है? तार्किक भ्रांति क्या होता है? तार्किक भ्रांति तर्कसंगत रूप से त्रुटिपूर्ण और भ्रामक तर्क है, जो मतलब भ्रामक तर्क है, ठीक है? मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इस तरह से। एक व्यक्तिपरक तर्क के विपरीत जो तथ्यों द्वारा सिद्ध होता है, एक तार्किक भ्रांति को तर्क के माध्यम से असिद्ध किया जाता है। बहुत से लोग अपने दावे के बारे में न सोचने या उस पर पर्याप्त रूप से बहस न करने के अलग-अलग तरीके से तार्किक भ्रांतियाँ पैदा करते हैं। अन्य लोग जानबूझकर दूसरों की राय प्रभावित करने के लिए तार्किक भ्रांतियाँ का उपयोग करते हैं। कहते हैं तुम नहीं कर पाएगा, ये होगा नहीं तुमसे, इस तरह की तार्किक भ्रांतियाँ कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए तार्किक भ्रांतियों के साथ बहस करना आग से खेलने जैसा है। आलोचनात्मक विचारक तार्किक भ्रांतियों को आसानी से तोड़ देते हैं, जबकि जो लोग गंभीर रूप से नहीं सोचते हैं वे झूठे दावे पर विश्वास कर सकते हैं और अपने
आपके कथन से सहमत हो सकते हैं। देखिए कोई बेचने आता है स्टूडेंट्स, कहता है कि जो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहता है कि 1000 रुपया में आपको एक बाइक मिलेगा, ठीक है? एक कूपन कोड लगाइए। तो ये क्या है, तार्किक भ्रांतियाँ ही तो हैं। गाड़ी वगैरह ले आया, अगर जीतिएगा तो आपको बाइक मिलेगा, नहीं जीतिएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह से मतलब, ठीक है? मिलने वाला कुछ नहीं है आपको, ठीक है? या फिर कुछ दे भी सकता है, कुछ छोटा-मोटा चीज़, इस तरह से। अक्सपाद गौतम ने सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईस्वी के बीच न्याय सूत्र हिंदू दर्शन शास्त्र के मूलभूत पाठ में तार्किक भ्रांतियों का दस्तावेजीकरण किया था। तब से अरस्तु, रिचर्ड व्हाइटली और फ्रांसिस बेकन जैसे अन्य दार्शनिकों ने इस तर्कपूर्ण तकनीक की हमारी आधुनिक समझ को आकार दिया है, ठीक है? संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह क्या है? संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह सोच में एक व्यवस्थित त्रुटि है जो तब होती है जब लोग अपने आसपास की दुनिया में जानकारी का प्रसंस्करण और व्याख्या कर रहे होते हैं और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों और निर्णय को प्रभावित करते हैं, ठीक है? मतलब किसी के द्वारा लिए गए निर्णय से कोई चीज़ प्रभावित होता है और अच्छा होता है, उसी को कहते हैं। अब देखिए मानव मस्तिष्क शक्तिशाली है लेकिन सीमाओं के अधीन है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह अक्सर सूचना प्रसंस्करण को सरल बनाने के आपके मस्तिष्क के प्रयास का परिणाम होते हैं। पूर्वाग्रह अक्सर सामान्य नियमों के रूप में काम करते हैं जो आपको दुनिया को समझने और सापेक्ष गति से निर्णय लेने में मदद करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्या है, इनमें से कुछ पूर्वाग्रह स्मृति से संबंधित है। जिस तरह से आप किसी घटना को याद करते हैं कई कारणों से पक्षपातपूर्ण हो सकता है और बदले में पक्षपातपूर्ण सोच और निर्णय लेने का कारण बन सकता है। अन्य संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह ध्यान संबंधी समस्या से संबंधित हो सकते हैं। चूँकि ध्यान एक सीमित संसाधन है, इसलिए लोगों को इस बारे में चयनात्मक होना होगा कि वे अपने आसपास की दुनिया में किस पर ध्यान देते हैं। इस वजह से सूक्ष्म पूर्वाग्रह घर कर सकते हैं और दुनिया के बारे में आपके देखने और सोचने के तरीके मतलब संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? संज्ञान से लिया गया कोई चीज़ है। अब देखिए संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह की अवधारणा पहली बार 1972 में शोधकर्ताओं आमोस टावरस्की और डेनियल kahneman द्वारा पेश की गई थी। तब से शोधकर्ताओं ने कई अलग-अलग प्रकार के पूर्वाग्रहों का वर्णन किया है जो सामाजिक व्यवहार, अनुभूति, व्यवहारिक अर्थशास्त्र सहित कई क्षेत्रों में निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय और वित्त, ये सारा पर, ठीक है? इसके लक्षण क्या हैं? हर कोई संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। दूसरों में पहचान करना आसान हो सकता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को भी प्रभावित करता है। कुछ संकेत जो बताते हैं कि आप किसी प्रकार के संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं, उनमें शामिल है कभी-कभी इनसे फ़ायदा होता है, कभी-कभी नुकसान होता है, ठीक है? केवल उन समाचारों पर ध्यान दें जो आपकी राय की पुष्टि करते हों। जब चीज़ें आपके अनुरूप नहीं होती तो बाहरी कारकों को दोष देना, दूसरे लोगों को की सफलता का श्रेय भाग्य को देना, लेकिन अपनी उपलब्धि का व्यक्तिगत श्रेय लेना, ठीक है? यह मानते हुए कि बाकी सभी लोग आपकी राय या विश्वास साझा करते हैं, किसी विषय के बारे में थोड़ा सीखना और फिर यह मान लेना कि आप उसके बारे में जानने लायक सब कुछ जानते हैं। मतलब संज्ञानात्मक सोच एक पूर्वाग्रह कहने का मतलब एक धारणा बन जाता है, ठीक है? क्या धारणा बन जाता है? गलत धारणा बन जाता है। बोलता है कि हम जो है सो इस तरह से उस तरह मतलब गलत धारणा कभी-कभी सही भी हो सकता है, कभी-कभी गलत भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये, ठीक है? माना जाता है कि मानसिक मॉडल शब्द की उत्पत्ति केनेथ क्रेक ने अपनी 1943 की पुस्तक द नेचर ऑफ एक्सप्लेनेशन में की थी। 1927 में अल्केन पेरिस द्वारा प्रकाशित ले डेसिन एंड फेंटिन बच्चों के चित्र में जॉर्जेस हेनरी लुकविट ने तर्क दिया कि बच्चे आंतरिक मॉडल का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने दूसरों के बीच बाल मनोवैज्ञानिक जीन पयागोट को प्रभावित किया है, ठीक है? मानसिक मॉडल के सिद्धांत स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, मानसिक मॉडल मौलिक मान्यताओं स्वयं सिद्ध के एक छोटे समूह पर आधारित होते हैं जो उन्हें तर्क के मनोविज्ञान में अन्य प्रस्तावित अभ्यावेदन से अलग करते हैं। बर्न और जॉनसन लेयर्ड प्रत्येक मानसिक मॉडल एक संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। एक मानसिक मॉडल एक संभावना का प्रतिनिधित्व करता है जो उन सभी अलग तरीकों से सामान्य बात को पकड़ता है जिसमें संभावना घटित हो सकती है, ठीक है? तो ये मानसिक मॉडल है। इसको आगे देखते हैं कुछ-कुछ। देखिए, मानव विज्ञान में एक मानसिक मॉडल बाहरी वास्तविकता का आंतरिक प्रतिनिधित्व, बाहरी वास्तविकता का आंतरिक प्रतिनिधित्व मतलब बाहर की चीज़ों को अंदर में अनुभूति करना, ठीक है? अनुभूति तर्क और निर्णय लेने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए परिकल्पित किया गया। यह शब्द 1943 में केनेथ क्रेग द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने सुझाव दिया कि दिमाग वास्तविकता के छोटे पैमाने के मॉडल का निर्माण करता है, जिसका उपयोग वह घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए करता है। मानसिक मॉडल व्यवहार को आकार देने के और समस्याओं को हल करने, व्यक्तिगत एल्गोरिथ्म के समान और कार्य करने के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित करने में मदद कर सकता है। आलोचनात्मक सोच क्या है?
आलोचनात्मक सोच एक प्रकार की सोच है जिसमें आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं या लिखते हैं उसके बारे में सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और निर्णय लेते हैं। क्रिटिकल शब्द ग्रीक शब्द क्रिटिकोस से आया है जिसका अर्थ न्याय करने या समझने में सक्षम। अच्छी आलोचनात्मक सोच विश्वसनीय जानकारी के आधार पर विश्वसनीय निर्णय लेने के बारे में है। आलोचनात्मक सोच को लागू करने का मतलब नकारात्मक होना या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सोच को स्पष्ट करने में सक्षम होना ताकि आप किसी समस्या या जानकारी के टुकड़े को तोड़ सकें, उसकी व्याख्या कर सकें और उस व्याख्या का उपयोग किसी सूचित निर्णय या निर्णय पर पहुंचने के लिए कर सकें। उदाहरण के लिए एक पुल की डिजाइन करना, किसी राय के टुकड़े पर प्रतिक्रिया देना या समझना एक राजनीतिक प्रेरणा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब खत्म होने वाला है चैप्टर, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा और आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आलोचनात्मक सोच आप लोग तो जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए आगे क्या है, अगला चैप्टर आते हैं अब। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है सो आप लोग देख लीजिए, आपने सोचने के उद्देश्य और संदर्भ को स्पष्ट करें, ये सारा कुछ है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। अब देखिए लक्ष्य निर्धारण, मतलब गोल सेटिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा को देखेंगे, इसके महत्व को, इसके प्रकार और इसके समय प्रबंधन को देखेंगे। ठीक है, तो क्या है लक्ष्य निर्धारण? लक्ष्य निर्धारण क्या है? लक्ष्य निर्धारण एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जो यह पहचानने से शुरू होती है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह एक व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकता है और वैसे वजन कम करना या कोई नया कौशल सीखना, या एक पेशेवर लक्ष्य जैसे बिक्री का बढ़ाना या कोई नया उत्पाद लॉन्च करना। एक बार जब आपको इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप इसे हासिल करने के लिए एक योजना या रोड मैप विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इसमें लक्ष्य को छोटे अधिक प्रबंधनीय कदमों या मील के पत्थर में विभाजित करना शामिल हो सकता है, जैसे कि हर महीने एक निश्चित मात्रा में वजन कम करना या किसी नए कौशल में दक्षता के एक सुनिश्चित स्तर तक पहुंचना। तो ये सारा क्या लक्ष्य बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ हो सकता है ना। किसी दुकानदार के लिए हो सकता है ज़्यादा बिक्री बढ़ाना। तो इस तरह से मतलब किसी चीज़ आदमी को हो सकता है कि उसका वजन कम करना है, किसी का हो सकता है बॉडी बनाना है, किसी को हो सकता है हमको आईएएस बनना है, किसी का हो सकता है आईपीएस बनना है, किसी का हो सकता है टीचर बनना है। तो ये सारा लक्ष्य निर्धारण है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण के लाभ, क्या क्या लाभ है अब हम जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारण क्या है और यह क्या मूल्य प्रदान करता है। लेकिन अभ्यास से प्राप्त लाभों के बारे में क्या? लक्ष्य निर्धारित करने के बाद कई लाभों की उम्मीद की जा सकती है, उनमें निम्नलिखित शामिल है। प्रेरणा बढ़ाता है, लक्ष्य क्या करता है? प्रेरणा बढ़ाता है। ठीक है, लक्ष्य दो तरह से हमारी प्रेरणा को बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले वे हमें काम करने के लिए एक लक्ष्य देते हैं, एक उद्देश्य रखने से उसे प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक निश्चित स्तर की प्रेरणा पैदा होती है। ठीक है, दूसरा, हम जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमारी प्रेरणा बढ़ती है या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में महसूस होने वाले गर्व की भावना के कारण होता है, जो हमें इसे और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जिम्मेदारी की भावना प्रदान करता है। जैसे लक्ष्य निर्धारण कर लिए, ठीक है, अब हम लोग के अंदर जिम्मेदारी आ गया कि हमें हमको करना ही है। हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना हमारी सफलता और समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को काम करने के लिए कुछ दे रहे होते हैं। लक्ष्य हमारा स्वयं का बनाया हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसे पूरा करना हमारे अपने परिणाम से होगा। ठीक है, तो एक बैठ जाता है मन में, उसी को कहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें शामिल दैनिक कार्य महत्वपूर्ण है और केवल हम ही जिम्मेदार हैं कि वे पूरे होंगे या नहीं। जीवन में यह जिम्मेदारी निभाना वास्तव में शक्तिशाली और मुक्तिदायक है। अब देखिए, हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना हमारी सफलता और समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम खुद को काम करने के लिए कुछ दे रहे हैं। लक्ष्य हमारा अपना बनाया हुआ है, जिसका अर्थ है कि हमें इसे पूरा करना हमारे अपने परिणाम से होगा। आपको प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये छोटे लक्ष्यों के लिए विशेष रूप से सच है। मेरे अनुभव में कई बार ऐसा होता है कि जब मैं एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता हूँ तो मैं रास्ते से निराश हो जाता हूँ और नौकरी छोड़ देता हूँ। ऐसा करने का कारण रास्ते में कोई सभी छोटी प्रगति को देखने में असमर्थता है। छोटी चीज़ को देखने के लिए मतलब छोटा चीज़ में जाने के लिए कोई बड़ा चीज़ को गवा देता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्य जो है सो बड़ा देखना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों का हिसाब किताब रख सकते हैं। भले ही इंच दर इंच आगे बढ़ने
की बात हो, इससे हमें प्रेरित रहने और लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। आपको प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है? जीवन में अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो प्राथमिकताएँ महत्वपूर्ण है। आपको अपने लिए प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी ताकि आपका ध्यान भटके नहीं। लक्ष्य निर्धारित करना वास्तव में ऐसा करने में मदद करता है, ठीक है? जब हम एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके बाद छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कुछ प्राथमिकताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए वज़न कम करने या मांसपेशियों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह अगर अपनी आय बढ़ाने का लक्ष्य है तो अधिक पैसा कमाना प्राथमिकता बननी चाहिए। अब मतलब लक्ष्य बना दिए हैं कि ज़्यादा पैसा कमाना है और आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगा? नहीं ना होगा। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया तुरंत यह रेखांकित करती है कि हमारे जीवन में क्या प्राथमिकता बनेगी, ठीक है? लक्ष्य निर्धारण को महत्व देने और इन 4 लाभों को जोड़ने से इसके महत्व को देखना आसान है। अब सवाल यह है कि हमें लक्ष्य निर्धारण कैसे करना चाहिए? यह एक बहुत ही सरल रचना प्रतीत होती है, हालाँकि दिशा-निर्देशों का एक सेट हमेशा उपयोगी होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लक्ष्य स्मार्ट हो, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हो, ठीक है? अब देखिए लक्ष्य के समय आधारित प्रकार भी है कुछ। देखिए अल्पकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य मतलब कम समय में मिलने वाले, ज़्यादा समय में मिलने वाले, जीवन भर का लक्ष्य, कदम पत्थर लक्ष्य, ये सारे प्रकार हैं। जीवन आधारित लक्ष्य के निर्धारण का प्रकार देखिए करियर का लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, व्यक्तिगत विकास लक्ष्य, शैक्षिक लक्ष्य, शारीरिक और स्वास्थ्य लक्ष्य। कैसे करें समय का सदुपयोग? तो सबसे पहले आप लोग को समय सारणी बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल, खाली समय का प्रयोग करना पड़ेगा, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर समय की बर्बादी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए समय का प्रबंधन करना पड़ेगा आप लोग को। इतना सारा लिखे हमको लगता है 2 घंटा का वीडियो बन जाता है या फिर ज़्यादा ही, ठीक है? लेकिन जल्दी कंप्लीट कर दिया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन भी हैं। एक प्रभावी संचार में कौन-कौन से गुण होते हैं? आत्मविश्वास क्यों आवश्यक है? तनाव प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए? संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह क्या है? लक्ष्य निर्धारण क्यों ज़रूरी है? तो ये सारे आने के चांसेस हैं ये सारे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा। थोड़ा ज़्यादा लंबा बना, इसके लिए सॉरी। और जो फ्रेंड्स देखिए क्या है कि मेरा तबीयत भी थोड़ा मतलब सर्दी हो गया था तो थोड़ा आवाज़ में थोड़ा दूसरा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? आप लोग को किसी भी तरह से ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है? आपको लेने की इच्छा रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया। आप लोग जो प्राइवेट ग्रुप में नहीं जॉइन किए हैं, प्राइवेट क्लासेज में, तो ऑनलाइन क्लासेस तो उसमें जॉइन कीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर दे दिए हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जॉइन कीजिए जल्दी से फटाक से एकदम और बढ़िया से अपना सारा सब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है? बार-बार आप लोग को मौका नहीं मिलेगा बीए करने का, जीवन में एक ही बार मिलता है, ठीक है? तो इसलिए संस्कार है। बाकी कुछ अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।